बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, उर्दू लाइव की जानिब से जो प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं वो है कानून ऑनलाइन। कानून ऑनलाइन हमने ज़रूरत क्यों महसूस किया कि पेश करें नाज़रीन आपकी खिदमत में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कानून में, बल्कि एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसे प्रोवर्ब भी कहें तो बेजाना होगा। उसे कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी कानून के बाबत अगर आपकी कोई शनासाई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून के हर एक चीज़ में एग्जेम्प्टेड हैं। बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ये है कि समाज में इस वक्त जितने भी अफराद हमारे साथ वाबस्ता हैं, चाहे बिलवास्ता या बिला वास्ता, चाहे वो कानून के सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पर कानून और आइन का मालूमात उनके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माशरती निज़ाम में जिस तरीक़ेकार से हम चलते आ रहे हैं उसके लिए ज़्यादा मुनासिब ये होता है कि हमने आखिरकार एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल या एक डिसिप्लिन रखा होता है जिसके तहत हमने ये फ़ैसला किया होता है, बल्कि हमारे अकाबरीन ने और लेजिस्लेचर्स ने, यानी लेजिस्लेचर हम उन्हें कहते हैं कि जो कानून साजी कहते हैं। अब कानून साजी का अमल आपके पार्लियामेंट के पास होता है या आपके मुख्तलिफ अदारों के पास या पुराने अदवार में जो है आपके मजहबी अदारों के पास हुआ करता था। बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि इंसानियत की इज़्ज़त और तकरीम हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। वो अमाल जिन्हें हम समझते हैं कि वो सोसाइटी के लिए यानी हमारी समाज के लिए अच्छे हैं और बाराबर साबित हो सकते हैं, उनको हम किस तरह से अपने अंदर समोलें, या ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनको हम ये समझते हैं कि जो वायलेशन है वो इनफरादी तौर पर भी कहीं किसी के मामलात की जो है वायलेशन है और वो इज्तिमाई तौर पर भी इसी तरह, यानी उससे नुकसान का अंदेशा ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए हमने ज़रूरत महसूस किया कि उर्दू ऑनलाइन की मुनासिबत से कानून ऑनलाइन प्रोग्राम पेश करें, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे, हमारे जितने भी जाने पहचाने वाले दोस्त होंगे, उन सबको बहुत सारी चीज़ों के बाबत बुनियादी तौर पर आगाही मिले। तो आज की प्रोग्राम की निस्बत से जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है आइन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन दुनिया के हर मुल्क में एक मुक़द्दस डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो आज हम दुनिया को अगर कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि मुतमद्दिन दुनिया यानी सिविलाइज्ड दुनिया, दूसरी तरफ हम कहते हैं वो दुनिया जो तरक्की पजीर है, उसके बाद फिर हम अपने आप को समझते हैं कि हम तरक्की पजीर ममालिक से भी थोड़े से उस ग्राफ से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास एक मुल्क है जो अपनी इस्तिकामत रखता है। उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट है, बनाया गया है, जो लेजिस्लेचर यानी हमारे उन बॉडीज़ ने जिन्हें हम पार्लियामेंट कहते हैं बनाया है, और उस आवाम ने उस पर इत्तेफाक राय की है। इस इत्तेफाक राय का मतलब ये है कि उस आइन के तहत, उस मुक़द्दस डॉक्यूमेंट के तहत हम सब अपने आप को पाबंद समझते हैं, जो कि बनाया गया है हमारी समाज के खदोखाल बयान करने के लिए। इसलिए आज हम बात करेंगे आइन के बाबत। आइन अब होता क्या चीज़ है, यानी वो सेट ऑफ रूल, वो सेट स्टैंडर्ड, वो प्रिंसिपल्स जो दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी मुआशरा, कोई भी समाज अपने अवाम के लिए, अपने अवामी मामलात के लिए, अपने अवामी खदोखाल के लिए बयान करना चाहता है। इसलिए हम उसे फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं, कि जिसके तहत हम उन सारे मामलात को डील करने में कामयाबी पाते हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन हमारे आमने सामने आते हैं। असल में बुनियादी तौर पर जब हम जाते हैं इस सवाल की तरफ, तो सवाल ये है कि एक लफ्ज़ कानून में हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो कानून बनाने वाला है उसका नीयत क्या था। अब अगर मैं दुनिया में मिसाल देना चाहूँ तो हमारे यहाँ जो तौरात मजहबी किताब है, आसमानी किताब है, अगर कोई दोस्त उसका मुतालिया करना चाहे तो तौरात बुनियादी तौर पर मुकम्मल तौर एक कानून है। अब वो कानून क्यों बनाया गया, यानी उस आसमानी किताब की ज़रूरत महसूस क्यों की गई कि उस किताब को बेच दिया जाए ताकि लोगों को कानून से शनासाई दिया जा सके। अब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस सब्जेक्ट को कहते हैं, आइन जिस सब्जेक्ट को कहते हैं, ये वो किताब है, ये वो कागज़ है, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी समाज के न सिर्फ खदोखाल बयान किए गए हैं, बल्कि आपके बुनियादी ज़रूरियात के बाबत बात की गई है, आपके समाजी कैफियत के बाबत बात की गई है, आपके निज़ाम हुकूमत के बाबत बात की गई है, आपके उन तमाम पहलुओं पर बहस की गई है जिनको हम समझते हैं कि वो हमारी समाज के लिए फ़ायदेमंद या बराबर साबित हो सकते हैं। तो आइन का जो मामला है, इस वक्त हम उसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लेते हैं, यानी हम पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमारे पास आइनी अगर तारीख़ को हम देखेंगे, दोहराएंगे, तो इस वक्त तक हमारे पास 3 आइन ऐसे हैं जिनको हम अमेंडमेंट करते रहे हैं। 1956 का कानून, उसके आइन, उसके बाद 1962 का आइन, और उसके बाद 1973 का आइन, और उसमें
कम व बेश अभी तक 22-23 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो उन अमेंडमेंट्स का मतलब बुनियादी तौर पर ये है कि हमने एक गैप छोड़ा हुआ है कि जहाँ कहीं आने वाले दिनों में ज़रूरियात के मुताबिक हम महसूस करेंगे कि यहाँ पे ये ज़रूरतें हैं और लोगों की ये तमन्नाएँ हैं, ताकि उसी मुनासिबत से इस डॉक्यूमेंट में हम कुछ तरामीम कर सकें। इसी तरह से हर मुल्क का अपना एक कायदा, एक आइन होता है जिसकी तवस्सुत से उसके सारे हुकूमती निज़ाम, उसके जुडिशरी का निज़ाम, उसका पार्लिमानी निज़ाम, उसके आज़ादी यानी उनका जो चैप्टर है जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बयान की गए हैं वो, यानी हुकूमत साजी से लेकर आपके अदालतों तक, आपके अदालतों से लेकर आपके मीडिया तक, आपके मीडिया से लेकर आपकी ज़िंदगी के तमाम उमूर बयान किए गए हैं, जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई। लेकिन सिर्फ बात यह है कि हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें और हमारी समाज को बहुत सारी चीज़ों के बाबत इस डॉक्यूमेंट ने पाबंद किया होता है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में जो आइन हमने बनाया 56 में, उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ रह गई थी। जिसके बाद हमने 1962 का आइन फिर ड्राफ्ट किया, उसमें भी बहुत सारी कमियां रह गई थी। उसके बाद फिर हम आए 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, जिस पर यूनानिमसली तमाम अक़वाम ने, यानी फेडरेटिंग यूनिट्स जितने भी पाकिस्तान में थे इस फेडरेशन में, वो पंजाब की शक्ल में, वो सिंध की शक्ल में, वो खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल में, वो बलूचिस्तान की शक्ल में, यूनानिमसली उस पर इत्तेफाक राय हुआ है कि जिसके बाबत ये कहा गया है कि हम सब अपने आप को इसके पाबंद समझते हैं, जिसमें सॉवरेनिटी अल्लाह ताला के सुपुर्द की गई है कि मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेन पावर है, वो अल्लाह ताला होंगी। उसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो हम कहना ये चाहते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उस डॉक्यूमेंट के बाकायदा तौर पर इंटेंशन के लिहाज से देखेंगे दो पहलू है। पहला पहलू ये है कि हम एक मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसलिए हमने ये रेंडर किया हुआ है कि सॉवरेनिटी रिमेन्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, यानी सॉवरेनिटी तमाम कायनात पर सॉवरेन पावर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है। और उसके बाद फिर हमने अपनी दुनियावी ज़रूरियात के लिए भी कुछ रेफरेंसेस मुख्तलिफ़ क़वानीन से, दुनिया के मुख्तलिफ़ क़वानीन से लिए हैं। गो कि दुनिया में बहुत मतलब दो निज़ाम राइज हैं। एक निज़ाम यह है कि बहुत सारे ममालिक में ऐसे क़वानीन हैं जो हमारे आइन की तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है, और बहुत सारे ममालिक में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें सारे के सारे वो प्रैक्टिसेस हैं जो रिवाजी तौर पर या उनके शरीयत के तौर पर या उनके असूलों के तौर पर प्रैक्टिस होते चले आ रहे हैं। और आज हम दो चीज़ें अपने आइन में ज़रूर देखते हैं। एक मजहबी पहलू है हमारे आइन का जिसमें बाकायदा बहुत सारी चीज़ें सब्सटेंटिवली क्लियर हैं, और दूसरे हमारे माशरती निज़ाम का कि हम इस खत्ते में बैठे हुए हैं जो लोग हैं, जो जिस समाज से हमारी ताल्लुक़ बनती है और जो माशरती निज़ाम हमारा चल रहे हैं, हमारे माशरती निज़ाम और हमारे मजहबी अमूर ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। क्या हम इन दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, या अब तक जो हमारा माशरा चल रहा है वो स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा। इस बाबत बुनियादी तौर पर हम आगाही देना चाहेंगे कि आइन हमारे पास वो मुक़द्दस कागज़ है जिसकी निस्बत से हम अपने समाज के, माशरे के तमाम उमूर, यानी जो सियासी उमूर कहे जाते हैं, समाजी उमूर कहे जाते हैं, पार्लिमानी उमूर जिनको कहें, जिनको महाशी उमूर कहें, या तर्ज़ ज़िंदगी में किसी भी किस्म का प्रैक्टिस आता हो, उन सब से अपने हवाम को ना सिर्फ फ़र्द वाहिद से बल्कि इज्तिमा तक, सियासी जमायतों तक, समाजी नेटवर्क तक, हर उस तबके तक इस पैगाम को पहुँचाएँ ताकि हम अपने आइन का तक़द्दुस भी पहचान सकें, हम अपने आइनी मामलात और तकाज़े भी पहचान सकें, और उसके साथ हम इस नतीजे पर पहुँच जाएँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस माशरती निज़ाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस समाजी कैफियत से गुज़र रहे हैं, उसमें बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, या उसके अलावा हमारे अकाबिरीन जो गुज़रे हैं उनकी क्या हैसियत गुज़री है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपका एक आइन बयान कर सकता है, और यही वो कागज़ है जो कि आपको दुनिया में एक मुनफरिद हैसियत दिलाता है। तो हमारे आइन में वो सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगर हम चैप्टर वाइज अपने आइन में जाएंगे तो सबसे पहले हमारे आइन का जो है प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, जिसे हम उर्दू में देबाचा कहते हैं। यानी उसका मतलब ये होता है कि वो थीमेटिक एरिया पूरे आपकी किताब का जिसमें आप अपना खुलासा बयान करना चाहते हैं कि हमारा गुज़श्ता दौर किस तरह से गुजरा है, हमारा उससे पैवस्ता दौर किससे गुजरा है, हमारा मौजूदा दौर किस तरह गुजर रहा है, और आने वाले दिनों में हमने क्या प्लान किया हुआ है, हम किस तरह से सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ़ अक़वाम के साथ, मुख्तलिफ़ समाजी कैफियतों के साथ, मुख्तलिफ़ माशरती निज़ाम के साथ किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और अपने मुख्तलिफ़ किस्म के उमूर एक दूसरे के साथ बयान कर सकते हैं। ये वो बुनियादी तकाज़े हैं जिनकी तवस्सुत से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोग्राम आपको इसलिए भी पसंद आएगा
جائے گا، کیونکہ ہمارے پروگرام میں کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو تعصب کا شکار بنایا جائے، یا کچھ ایسی بھی چیزیں نہیں ہیں جن کو نسل کا شکار بنایا جائے، ذات کا، رنگ نسل کا، یعنی ذات پات کا، زبان کا، ان چیزوں سے ہمارا کسی بھی قسم کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد ایک آگاہی کا پیمانہ اور شعور کا پیمانہ بڑھانا ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے نہ صرف سمجھ سکے بلکہ اپنا کردار بھی ادا کر سکے۔ اسی طرح سے آئین کی طرف آنا چاہوں گا تو اس کے پریمبل کے بعد ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر آتا ہے، جس میں ہر انسان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے کیا حقوق بنتے ہیں سماج میں، یعنی اس کے ذاتی حقوق کیا ہیں، اس کے لوگوں کے اوپر اثرات کے رائٹس کیا بنتے ہیں، اس کے سماج کے مناسبت سے رائٹس کیا بنتے ہیں، اس کے رائٹ آف پالیٹکس، اس کا رائٹ آف پالیٹکس کیا بنتا ہے، رائٹ آف ایکسپریشن کیا بنتا ہے، رائٹ آف سپیچ کیا بنتا ہے، اس کے مذہبی پریکٹسز کا حق کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ آپ کا پارلیمان جو ترتیب پاتا ہے وہ بھی آپ کی اس آئین کی توسط سے ترتیب پاتا ہے، آپ کے مذہبی اقدار جو ترتیب پاتے ہیں وہ بھی اسی آئین کی توسط سے ترتیب پاتے ہیں، آپ کی حکومت سازیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی کی توسط سے، آپ کے مالی معاملات جو طے پاتے ہیں وہ بھی اسی آئین و قانون کی توسط سے، آپ کے ہاں جو فرد یا جو ادارہ یا سوسائٹی کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہو کہ میں یا ہم کسی بھی حوالے سے ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، تو اس میں بھی قانون نے آئین نے گنجائش دیا ہوا ہے کہ ان کے ان گریوینسز کو، ان کے ساتھ ہونے والی ان ناانصافیوں کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اپنی جوڈیشل معاملات پر، یعنی ہمارے عدالتی معاملات کس طرح سے ہوں، ہمارے میڈیا کے معاملات کس طرح سے ہونی چاہیے، اور یعنی زندگی کے ہر امور کے بابت اس ڈاکومنٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس تذکرے کو ہم اس طرح سے نہ لے بیٹھیں کہ صرف یہ سیاسی جماعتوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، یا یہ ہے کہ عدالتی نظام کے لیے اہمیت رکھتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ میڈیا کے لیے اہمیت رکھتا ہے، یا یہ ہے کہ ہر اس شخص کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ جو کسی نہ کسی سرکاری ملازمت سے وابستہ رکھتا ہو، بلکہ آئین وہ کتاب ہے جو بلا واسطہ ہر فرد کے ساتھ اس طرح سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ہر فرد کو اس کی ذاتی اور معاشرتی زندگی میں ایڈریس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اس کی نسبت سے بنایا گیا ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے کاروبار کرنے والے، دنیا میں ہر قسم کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے، دنیا میں ہر قسم کے مکتب فقہ کے تعلق رکھنے والوں کے لیے آئین نے بہت وسیع پیمانے پر گنجائش رکھ دی ہے کہ وہ بہت آسان انداز میں اپنے معاملات کو اور بہترین انداز میں چلانے کے قابل اور اہل بن سکیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے بابت آپ کو ہم صرف ایک انٹروڈکٹری پارٹ دے دیں، اس کے بعد پھر ہم تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ آئین کا ہر ایک چیپٹر ہر ایک بندے کی نسبت سے، یعنی معاشرے کے ہر طبقے کی نسبت سے کیا اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہر ملک میں پائے جانے والے آئین، ہر ملک میں لکھے جانے والے آئین، اس کے معاشرتی خد و خال، اس کے تاریخی پس منظر، اس کے رواجوں کے پریکٹسز، اس کے مذہبی تعلقات اور اس کے معاشرتی امور کے ساتھ ایک اہمیت نہ صرف رکھتا ہے بلکہ اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آنے والے نسلوں کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں اپنے آپ میں سمیٹ لیتا ہے کہ وہ زندگی کے اقدار کہ جن پر ہم بحیثیت انسان فخر کرتے ہیں، ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے کائنات میں وہ اینٹیٹی ہیں جو کہ عقل رکھتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں ان سب کو عقل فراہم کیا ہے، لیکن عقل سلیم صرف ایک انسان کو فراہم کیا ہے۔ اس عقل سلیم کی بنیاد پر انسان نے اپنے معاملات طے کر لیے ہیں۔ ان طے شدہ معاملات کو سمجھنے کے لیے، ان طے شدہ معاملات کی توسط سے ایک دوسرے کے ساتھ رغبت پیدا کرنے کے لیے، ان طے شدہ معاملات کو اپنا مستقبل سمجھ کر ایک روشن مستقبل کا خیال لے جانے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو بہت ساری چیزوں کو سمیٹنا ہوگا، ایک دوسرے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ ہم بہت ساری چیزوں میں کامیابی حاصل کر سکیں اور اجتماعی طور پر ہم اپنی معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن بھی کر سکیں اور ہم قانون کی اہمیت اور حیثیت کو بھی سمجھ سکیں۔ جب ہم یا کوئی بھی معاشرہ اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ہم یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم کسی آئین کے پیروکار ہیں، ہم اس آئین کے توسط سے چیزوں کے سمجھیں گے اور ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ہم اس پروگرام کی توسط سے آپ سے یہ گزارش چاہتے ہیں کہ آپ بھی بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے کہ شروع میں نے عرض کی
کہ اور یہ گزارش بھی تھی کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، یعنی قانون سے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی شناسائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اس میں بچت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس ڈاکومنٹ کو ہمارے اجداد نے، ہم نے، ہمارے لیجسلیچر نے ہم سب کے لیے بنایا ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام اور مقدس ہے، اس لیے ہمیں اس کی ہر حصے کی، ہر جز کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کا تقریم کرنا چاہیے اور ساتھ اس کو لے کر جانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو کامیاب معاشروں میں کامیاب معاشرے کی طرف لے جا سکے، اور کامیابی کی اس وقت جتنے بھی ممالک دعوے دار ہیں ان کے ساتھ سفارہ ہوں۔ ہماری اتنی سی گزارش ہے آپ سے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ مزید گفتگو جاری رہے۔